अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस हम यूज़ क्यों करते हैं और फंक्शंस की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से हैं। उसके अलावा बेटा लास्ट वीक में हमने देखा था कि अगर हमें किसी भी फंक्शन का जो सिग्नेचर है या उसका जो प्रोटोटाइप है उसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रिटर्न टाइप क्या होती है, पासिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस नेम्स क्या होते हैं। अभी तक हमने प्रॉपरली एक पूरा फंक्शन बनाया नहीं है, लेकिन फंक्शन की जो डिस्क्रिप्शन थी उसको हमने देखा था, डिस्कस किया था। उसके अलावा बेटा लास्ट क्लास में जो हमारी लास्ट क्लास थी लास्ट वीक की, उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स क्या है और उनका स्कोप किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, लोकल स्कोप किस तरह से आइडेंटिफाई होता है। उसके लिए ये बेटा आपके पास एग्जांपल नंबर 1 जो यहाँ पे शो हो रही है, इसमें हम लोगों ने सिंपली इसी के अकॉर्डिंगली इसे परफॉर्म भी किया था और साथ में देखा था कि किस तरह से जो हमारे पास लोकल वेरिएबल होगा वो अफेक्ट करेगा। जिस तरह से बेटा यहाँ पे देखें, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं इफ से और जहाँ पे एंड हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं तो क्या मतलब है इसका, इसका स्कोप इसी के अंदर डिफाइन है और जैसे ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगी इसका स्कोप भी एंड हो जाएगा। ऐसा ही है ना। ले और अगर हमने कोई भी जो वेरिएबल है अगर वो स्कोप के अंदर डिक्लेयर किया है और हम आउटसाइड द स्कोप उसे यूज करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट हो रहा है और हम आउटसाइड द स्कोप इसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या एरर शो होगा, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। ये जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था उसमें हम लोगों ने देखा था जब हमने इम्प्लीमेंट किया था कि जैसे हम प्रिंट एफ में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं और उसे रन करते हैं तो वो किस तरह से हमें एरर शो करता है। ठीक है, हमने अपने लास्ट में देखा भी था और इम्प्लीमेंट भी किया था। और जब जैसे ही मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी और इस कर्ली ब्रैकेट को इधर एंड किया, तो ये जो एरर था अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर ये रिमूव हो गया था और हमें इसका आउटपुट मिल गया था। यानी ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें हम लोगों ने किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया हुआ है, अगर उसके बाहर किसी भी पॉइंट पे हम उसे एक्सेस करना चाहेंगे, यूज करना चाहेंगे, तो हमें एरर शो होगा। ठीक, अब ये खैर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, देख लिया था। अब हम लोग इस क्लास में देखेंगे व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल्स एंड देयर स्कोप्स। ठीक है, लोग द वेरिएबल्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल ब्लॉक्स। मतलब ये कि ये जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, अगर देखें एक ब्लॉक हमारे पास ये आ रहा है, दूसरा ब्लॉक हमारे पास ये आ रहा है, यानी हम इन सारे ब्लॉक से बाहर किसी जगह पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दें। ठीक है, और उसे जहां जहां हमें जरूरत पड़ रही है हम कॉल करें तो उसके ये जो प्रॉब्लम होगी ये अकर नहीं करेगी। ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें हम हर स्कोप के बाहर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, आउटसाइड द मेन। इसका मतलब क्या है, अगर हम हर ब्लॉक से बाहर करने की बात कर रहे हैं तो पहला ब्लॉक तो मेन के साथ स्टार्ट हो रहा है ना, यानी अगर मेन से बाहर कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं सारे ब्लॉक्स के बाहर, तो ऑल अदर फंक्शंस आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल एंड हैव ग्लोबल स्कोप। तो उन वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स होंगे, दैट वेरिएबल्स आर बेसिकली कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स एंड हैव ग्लोबल स्कोप। ठीक है, उनका और आप थ्रू आउट द प्रोग्राम जहां जहां पे आप उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, आप उन्हें इजीली यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। They are accessible from the point where they are declared until end of the file containing them. और ये आप थ्रू आउट द प्रोग्राम जहां पे आपको जरूरत पड़ रही है आप वहां पे उसे एक्सेस कर सकते हो अपनी फाइल के अंदर। It means that they are visible throughout all the functions in the file following their point of declaration. The lifetime of global variables is until the termination of the program. और इसका जो ग्लोबल वेरिएबल है इसका लाइफ टाइम तब तक होगा जब तक कि इसकी प्रोग्राम की टर्मिनेशन नहीं हो जाती। जबकि लोकल वेरिएबल में हम लोगों ने लाइफ क्या बोली थी, लाइफ टाइम क्या था, ग्लोबल लोकल वेरिएबल में जो लाइफ टाइम था वो लाइफ टाइम क्या था बेटा, यानी जहां पे वो ब्लॉक एंड हो रहा है वहीं पे उसका लाइफ टाइम भी एंड हो जाएगा। ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी ना। और इसमें जो ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे इनका लाइफ टाइम कब होगा, कब तक होगा, जब तक कि आपको पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। ठीक है, मेजर वन डिफरेंस।
ठीक हो गया बेटा। अब अगर देखें नोट, अगर हम यहाँ पे स्टडी करें बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एवरी टाइम द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स containing the declaration for a global local variable is executed, ठीक है, the variable is created a new and if we specify an initial value for the local variable it will be reinitialized each time it is created। यानी बेटा अगर आपने कोई लोकल वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उस लोकल वेरिएबल को अगर आपने एक दफा इनिशियलाइज किया भी है, लेकिन जहां पे फर्दर आपको ओके बेटा, इसमें अगर आप देखें तो अब यहाँ पे अगर आप देखें एंड काउंट इज व्हाट इज हियर, ये हमारे पास ब्लॉक के अंदर है ना, जबकि हमने ग्लोबल वेरिएबल की क्या डेफिनेशन की है कि आउटसाइड ऑल बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक, अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें एन काउंट इक्वल्स टू 1, अब देखें यहाँ पे एन काउंट एक दफा इनिशियलाइज हुआ, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली हम इसे री इनिशियलाइज करते जा रहे हैं, काउंट ऐड करते जा रहे हैं, वैल्यूज असाइन करते जा रहे हैं। इन दिस प्रोग्राम each repetition of the loop prints the same value of a variable check। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ड्राई रन करके आपको बताऊं, हमारे पास यहाँ पे क्या है, what is n count? n count is a variable, n count हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक, अब ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी में प्लेस ऑक्युपाई करता है ना, स्पेस ऑक्युपाई करता है जिसमें वो वैल्यू स्टोर कर सके। तो यहाँ पे n काउंट में क्या मौजूद है, 1 असाइन टू n काउंट। बेटा आपने कभी भी स्टेटमेंट को ऐसे नहीं पढ़ना n काउंट इक्वल्स टू 1 यानी n काउंट में एक है, बल्कि आपने पढ़ना है 1 असाइन टू n काउंट, यानी 1 को है जो वैल्यू है उसे असाइन कर दिया गया है n काउंट को, यानी n काउंट ऑक्युपाई 1। ठीक है, ये मैंने 1 ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, वाइल काउंट। अब काउंट में क्या मौजूद है बेटा, काउंट में क्या मौजूद है, 1। अगर यहाँ पे वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा, एन काउंट इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है तो ये क्या कह रहा है, अब ये देखो एक लोकल वेरिएबल आ गया हमारे पास, यहाँ पे अगेन चेक में क्या आ जाए, एक और वेरिएबल हमारे पास आ गया दैट इज चेक, और इसमें क्या आ जाना चाहिए 10। अब सी आउट चेक, अब और साथ में देखिए बैकस्लैश टी फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका क्या मतलब है, आगे मूव कर दें। अब यहाँ पे आप देखें ये लोकल वेरिएबल है ना जिसे यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है। अब ये देखो यहाँ पे बेशक काउंट हो जाए, लेकिन दोबारा जब चलेगा वो दोबारा से री इनिशियलाइज हो जाएगा, जो ऊपर नोट में बात की गई है। खैर एनी हो, फिलहाल देखें चेक में क्या आ जाए, स्क्रीन के ऊपर क्या शो हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर शो होगा 10, पहली दफा ये एक 10 शो हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, चेक प्लस 1, चेक प्लस 1 यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेक प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 11, 11 हो गया। एन काउंट प्लस प्लस एन काउंट यानी 1 था तो काउंट में ऐड हुआ तो पीछे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2। अब यहाँ पे आएगा is 2 is less than or equals to 10, either condition is true or false, दो छोटा है ना 10 से, it means that condition is true। जब कंडीशन ट्रू है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, दोबारा अंदर आएगा। अब इन काउंट 10, हालांकि देखो चेक में यहाँ पे सॉरी चेक 10, हालांकि इसमें 11 है लेकिन ये दोबारा से री इनिशियलाइज हो गया, और स्क्रीन के ऊपर क्या शो करेगा, अगेन 10, अगेन उस 10 में एक इंक्रीमेंट होगा, दोबारा क्या होगा 11, लेकिन क्योंकि वो दोबारा से री इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ कहने का मकसद ये था कि लोकल वेरिएबल जो है उसे आप बार बार जहां चाहें वहां पे री इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ठीक, in this program each repetition of the loop print the same value। अगर देखें तो सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, the addition of the value check will have no effect। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये जो चेक है इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं है, क्यों इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि because at the end of execution the body of the loop the control moves outside the loop body which is also the scope of check variable and return to while statement। वहां से क्या कर रहा है, वो काउंट से दोबारा वाइल स्टेटमेंट में जा रहा है, वाइल स्टेटमेंट से दोबारा जब उस लूप के अंदर आ रहा है तो वहां पे दोबारा से जो चेक वेरिएबल है वो दोबारा से री इनिशियलाइज हो रहा है, और जब वो री इनिशियलाइज हो रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग, गॉट इट। अब अगर हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करें, ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या चीज मेंशन थी बेटा, क्या मेंशन था, लोकल वेरिएबल के अकॉर्डिंगली मेंशन, ये ग्लोबल वेरिएबल के अकॉर्डिंगली हमें ये मेंशन था कि ऐसा वेरिएबल जिसे हम सारे ब्लॉक्स के बाहर
यानी मेन से पहले डिक्लेयर करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें वेरिएबल डिक्लेयर करने का मेथड तो सेम ही है ना, डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। ठीक, अब ये देखें यहाँ पे वेरिएबल नेम जो इंट काउंट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसे इनिशियलाइज किया गया है किससे, किस वैल्यू से इनिशियलाइज किया जा रहा है बेटा, इसे इनिशियलाइज किया जा रहा है 0 से। ठीक, इसे 0 असाइन कर दिया गया। अब अगर हम इस मेन में आए, फॉर इंट n इक्वल टू 0, n इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, n प्लस इक्वल्स टू 2। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, n काउंट प्लस प्लस। अब इसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता जा रहा है, इसको ऐड करता जाएगा और एंड में हमें ये शो करेगा। इधर ध्यान से देखिएगा, बाद में वैसे आपको इंप्लीमेंट भी कराती हूँ। ये ग्लोबल वेरिएबल है ना, है ग्लोबल वेरिएबल। अब ये देखें, ये ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कहाँ पे हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर एक्सेस हो रहा है, और उसके बाद वो यहाँ पे, मतलब देखो दो डिफरेंट, एक मेन में और एक फंक्शन में, दो डिफरेंट जगहों पे हो रहा है। लेकिन इन दोनों चीजों से पहले जरूरी ये है कि आपको फंक्शन बनाना आना चाहिए। पीछे हम लोग सिर्फ डिस्क्रिप्शन देखते आए हैं। मैं अगर आप लोगों को फंक्शन एक कराना बताऊं कि फंक्शन होगा कैसे, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं एक कंपाइलर जीडीबी कंपाइलर ओपन कर लेती हूँ। मैं सिंपल आप लोगों को फिलहाल एक ऐसा फंक्शन बनाना बता रही हूँ जिसमें लेट्स सपोज बेटा आप लोगों को कोई भी फंक्शन में मैसेज शो कराना, तो सिंपल प्रोग्राम में कोई भी मैसेज शो कराना आता है ना। लेट्स सपोज आप लोगों ने जब अपने स्टार्ट की क्लासेस में किया होगा तो उसमें आप लोगों ने हेलो वर्ल्ड, आई लव पाकिस्तान, योर नेम, कुछ भी आप लोगों ने इस तरह के प्रिंट कराया होगा। अब ये देखिए आपकी सी लैंग्वेज है ना, अगर मैं इसको चलाऊं, इस प्रोग्राम को, मैंने अभी तक फंक्शन नहीं बनाया, ये देखिए आपको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब आई वांट टू डिस्प्ले दिस मैसेज यूजिंग फंक्शन। मैं क्या चाह रही हूँ क्लास, मैं इसे सेम फंक्शन को शो कराना चाह रही हूँ, सॉरी सेम मैसेज को शो करवाना चाह रही हूँ यूजिंग फंक्शन। अब आपने ध्यान से देखना है कि फंक्शन क्रिएट, अब मैं और साथ में मैं ये भी बता रही हूँ कि दिस फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू एंड नॉट पासिंग एनी पैरामीटर, यानी इस फंक्शन में कोई भी पासिंग पैरामीटर या रिटर्न टाइप नहीं है। अब इस फंक्शन का नेम, और हम लोगों ने साथ में ये भी देखा था कि फंक्शन का नेम हमारी मर्जी का हो सकता है। लेट्स सपोज मैं फंक्शन का नेम रख रही हूँ डिस्प्ले, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। जब आपके पास कोई वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही होती तो हम क्या लिखते हैं, वाइड, जो हमने लास्ट क्लास स्टार्ट की क्लासेस में देखा था। उसके बाद लेट्स सपोज डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद मैं चाह रही हूँ मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, और यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। याद है जो हम लोगों ने फंक्शन की सेकंड या थर्ड क्लास में देखा था, जिसमें हम लोगों ने प्रोटोटाइप फंक्शन की डिस्कस की थी कि फंक्शन की अगर कोई रिटर्न टाइप ना हो तो वाइड, फिर फंक्शन नेम यूजर डिफाइन हो सकता है, और अगर फंक्शन का कोई पासिंग पैरामीटर नहीं है तो वहां पे भी आप क्या लिखोगे, या वाइड लिख दोगे या एम्प्टी ब्रेसेस रहने दोगे। ठीक, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब मैंने इस फंक्शन की बॉडी बनानी है, तो जहां पे मेन एंड हो रहा है ना, उस मेन के बाहर, उस मेन के बाहर आपने एग्जैक्टली यही सेम लाइन दोबारा लिखनी है जो ऊपर लिखी है। ठीक है, अब फर्क इतना है कि आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाना, स्टेटमेंट टर्मिनेटर की बजाय आपने क्या लगाना है, करली ब्रैकेट्स लगानी है, लगा दी। अब ये इस फंक्शन का क्या है, स्कोप। अब क्या चाह रहे हो कि ये फंक्शन क्या करे, ये वाला मैसेज शो करे, तो यानी इस मैसेज को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक, अब कंपाइलर तो मेन में आएगा ना, मेन से उसका जो कंसर्न है वो आगे पीछे कहीं मूव होगा, ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आई, अब मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो बेटा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या बताया था कि फंक्शन को आप कैसे कॉल कर सकते हो, फंक्शन कैसे कॉल होगा, फंक्शन के नेम के थ्रू कॉल होगा, और फंक्शन का नेम मैंने क्या रखा है, डिस्प्ले। फंक्शन का नेम क्या है, डिस्प्ले। अब आप देखिएगा, अब मैंने एक दफा डिस्प्ले लिखा है ना, अब मैं साथ में न्यू लाइन पे जाना चाह रही हूँ, मैंने एन कर लिया। अब मैं दो दफा, लेट्स सपोज पहले मैं एक दफा करके देख लेती हूँ। मैंने जैसे रन किया, ये देखो मुझे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ शो हुआ है, लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन को
5-6 दफा कॉल कर लेती हूँ, कंट्रोल सी। मतलब जरूरी तो नहीं है कि एक ही दफा कॉल किया जाए। फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते वक्त आप लोगों ने ये देखा था ना कि जो फंक्शन है वो रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करता है। रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करने का क्या मतलब था? हम लोग रीयूजेबिलिटी को क्यों कह रहे थे? इसका मतलब क्या था बेटा? इसका मतलब ये था कि हम उससे मल्टीपल टाइम, जब जब हमें इसकी जरूरत पड़े तब हम उससे कॉल कर सकें। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हेलो वर्ड जितनी दफा मैंने फंक्शन कॉल किया है, देखिए ऊपर मैंने फंक्शन कितनी दफा कॉल किया है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो मैसेज कितनी दफा शो हुआ है, 1 2 3 4 5। ये तो समझ आया ना कि फंक्शन बनता कैसे है। अब यहाँ पे मैं ये चाह रही हूँ कि मैं एक, जिस तरह आप लोगों की बुक में यहाँ पे गिवन है कि मैं एक एन काउंट, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं एज अ ग्लोबल वेरिएबल, और जहां जहां पे मुझे इसको एक्सेस करना है मैं सिंपली उसे एक्सेस कर लूं। ठीक है, अब मैं इसे लेट्स सपोज 5 दफा चलाती हूँ, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं इस डिस्प्ले की जगह काउंटर लगा देती हूँ। ठीक है, इस फंक्शन का नाम मैं क्या रख रही हूँ, काउंटर। तो यहाँ पे मुझे इस फंक्शन का नाम क्या रखना है, काउंटर। सिंपल फंक्शन नेम चेंज हो गया। अभी मैं इसकी बॉडी में डिफाइन नहीं कर रही, मैं इसकी बॉडी को खत्म कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल मैंने बनाया है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगी, क्लास मेन से पहले मैंने कहा था ना इंट एन काउंट है, एन काउंट इक्वल टू 0, इससे इनिशियलाइज हो गया। अब ये जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों है ग्लोबल वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन आपने क्या देखी थी? ग्लोबल वेरिएबल की हमने ये डेफिनेशन देखी थी ना कि ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जिन्हें हम किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं लेट्स सपोज एक लूप लगा लेती हूँ। लूप का तो पता है ना, आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में अपने स्टार्ट के चैप्टर्स में देखा होगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, अब आई यहाँ पे क्या है, लोकल वेरिएबल। ठीक है, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस। लॉजिक आप खुद से भी बना सकते हो, लेकिन आपका रिजल्ट ठीक होना चाहिए। अब मैं क्या कह रही हूँ कि जितनी दफा ये लूप चले मेरा ये फंक्शन कॉल करे काउंटर। अब या तो आपके पास दो प्रोसीजर थे, या तो काउंटर को 5 दफा 6 दफा लिखो, ठीक है, या फिर ओके क्लास, यहाँ पे अगर आप बेटा देखें तो अब काउंटर यहाँ पे सिंपल इस फंक्शन डिक्लेरेशन में तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं है ना, और इस वेरिएबल डिक्लेरेशन में और इस लूप में। अब यहाँ पे देखें ये काउंटर फंक्शन कॉल हो रहा है। अब इस काउंटर फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही हूँ, इंक्रीमेंट कर रही हूँ उस ग्लोबल वेरिएबल पे, क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ कि मैं जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है मैं हर जगह जहां जहां चाह रही हूँ उसे एक्सेस कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। इसे मैंने इंक्रीमेंट लगा दिया। इसका क्या मतलब है, एन काउंट प्लस प्लस, इसका मतलब यह है कि हर दफा इसके अंदर एक इंक्रीमेंट होता जाए, ऐसा ही है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अब इसके बाद ये करली ब्रैकेट अगर मैं इधर लगा देती हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यह फंक्शन जो है ये कॉल स्टार्ट होगा। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सी आउट काउंटर वैल्यू इज, काउंटर वैल्यू इज, ठीक है। अब जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, काउंटर वैल्यू इज, अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। अब इधर यहाँ पे काउंटर वैल्यू मेंशन करने के लिए काउंटर वैल्यू किसके अंदर सेव है, काउंटर वैल्यू किसके अंदर सेव है, एन काउंट के अंदर सेव है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूंगी, एन काउंट। अब अगर आप देखें तो एन काउंट को मैंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर डिक्लेयर किया है एक दफा, लेकिन अब मैं इसे एक्सेस दो जगहों पे कर रही हूँ, मेन की बॉडी के अंदर भी कर रही हूँ। देखें इसका हालांकि बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसका देखें यहाँ पे ये बिल्डिंग ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है। अब अगर मैं इसके ड्राई रन के अकॉर्डिंगली आपको बताऊं तो एन काउंट में आपके पास क्या मौजूद होगा बेटा, 0। अब जब यहाँ पे लूप चलेगा आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे वो इस फंक्शन में आएगा, जब वो इस फंक्शन में आएगा तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा ना, वो क्या करेगा, यहाँ पे इस काउंटर फंक्शन को कॉल करेगा।
और जब वो काउंटर फंक्शन को कॉल करेगा तो एन काउंट प्लस प्लस, एन काउंट में क्या था 0, 0 प्लस 1 क्या आएगा 1। उसके बाद दोबारा वो यहाँ से कंट्रोल वापस इधर आएगा और लूप के पास जाएगा, आई में दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इंक्रीमेंट में क्या, आई में क्या आ जाएगा 1, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू। फिर वो काउंटर के अकॉर्डिंगली चलेगा, काउंटर दोबारा कहाँ पे लाएगा स्कोप को, इधर। एन काउंट में इंक्रीमेंट होगा, एन काउंट में 1 था तो अब एन काउंट में क्या हो जाएगा 2। इस तरह से जितनी दफा ये लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी दफा वो इस फंक्शन को कॉल करेगा, और जितनी दफा फंक्शन कॉल होगा उतनी दफा इस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अगर मैं इसी को यहाँ पे रन करती हूँ बेटा, सी ओके सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। हमें एक्चुअली ये सी प्लस प्लस का सिंटेक्स था और हम सी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, अब प्रिंट एफ में मैंने क्या चीज लिखनी है बेटा, काउंटर वैल्यू इज परसेंटेज डी। ठीक है, अब ये क्यों मैंने लिया है, क्योंकि मेरे पास इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर होगी। अब यहाँ पे मैंने कौन सा वेरिएबल शो कराना है, मैंने एन काउंट लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी एन काउंट। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ बेटा, अब देखते हैं कि हमें कोई एरर आता है या नहीं। ठीक, अगर अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास काउंटर वैल्यू इज 6। समझ आ रही है बेटा? अब देखो मैंने एक वेरिएबल को ग्लोबली ऊपर डिक्लेयर किया और जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी मैंने वहां पे उसे क्या कर लिया, सिंपली कॉल किया और एक्सेस किया, और मैं थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको एक्सेस कर सकी। अब आप लोगों ने बेटा एक काम करना है, ये जो ऊपर ग्लोबल वेरिएबल की सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद है इसको एक दफा स्टडी करना है। जो पॉइंट जहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है उसको मेरे साथ डिस्कस करना है अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ग्लोबल वेरिएबल का जो एग्जांपल कराई थी वो एग्जैक्टली मैंने आपको वहां पे रन करके दिखाई है और साथ में एक्सप्लेन भी किया है कि उसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है। अब आप लोगों ने खुद से एक दफा अपनी टर्बो सी प्लस प्लस, और अगर किसी के पास वो नहीं है, सॉरी टर्बो नहीं है, तो आप जीडीबी सी पे जाके इसे रन कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन को देखिएगा। और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट्स, इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फंक्शंस विदाउट आर्गुमेंट्स को हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया? अभी आप लोगों ने यहाँ तक जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करनी है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से इन चीजों को लेके चल सकते हैं। आई होप सो बेटा आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज आप लोगों ने इसे खोल के देखना है, करना है, लेकिन जब तक आप लोग नहीं करोगे तो आपको अगली जो चीजें होंगी वो ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। इसलिए पिछले जितने भी टॉपिक्स आप कर चुके हैं कोशिश करें कि वो आप लोगों को क्लियर हो। जिन पॉइंट्स पे कंफ्यूजन हो रही है या समझ नहीं आ रहा वो साथ में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी टीचर से डिस्कस करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।